अदीम हाशमी ने लिखा है, फिर भी बैठी है खज़ां बाग की दीवार के साथ, जबकि पत्ता भी नहीं है कोई अशजार के साथ। कुछ ताल्लुक़ तो नहीं था मेरा बीमार के साथ, फिर भी दिल डूब गया शाम के आसार के साथ। किसने चमकाया है सूरज मेरी दीवार के साथ, सुबह होती है मेरी तो तेरे दीदार के साथ। एक है मेरी अना, एक अना किसकी है, किसने दीवार बना दी मेरी दीवार के साथ। तुम बड़े लोग हो सीधे ही गुजर जाते हो, वरना कुछ तंग सी गलियां भी हैं बाजार के साथ। मुस्तकिल दर्द का सौदा है ज़रा नरमी से, कुछ रियायत भी तो करते हैं ख़रीदार के साथ। मेरे अश्कों पे तुझे इतना ताज्जुब क्यों है, तूने चश्मे नहीं देखे कभी कोहसार के साथ। लफ्ज़ नश्तर की तरह दिल में उतर जाते हैं, ख़त मोहब्बत का भी लिखता है वो तलवार के साथ। कोई फ़नकार की तन्हाई की जानिब न गया, लोग जा जा के लिपटते रहे शाहकार के साथ। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुल्की हालात को देखिए, समझिए और फिर खामोशी इख्तियार कर लीजिए। शायद इसी में आफ़ियत है। ये दौरे पुरफ़तन है, क्या बोलिए। अगर कुछ सच बोलेंगे तो इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठे हुओं को बुरा लगेगा, अजीब लगेगा, तल्ख लगेगा, एक कहर लगेगा और फिर उसके बदले वो आप पर कहर बरसाने को होंगे। इसलिए अक्सरियत ऐसी है जो खामोशी इख्तियार करके बैठी है। लेकिन क्या कीजिए, कब तक खामोश बैठेंगे। यूं लगता है कि जैसे एक जिंदा लाश बन चुके हैं, जो देख सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। यूं बैठे बैठे अपने आप से घिन महसूस होने लगती है और अपना आप नाकारा लगने लगता है। ये कैसा निज़ाम जमहूरियत है। अगर इसे ही जमहूरियत कहते हैं तो आज से 500 साल कबल यूनान में क्लाइथेनस जमहूरियत की बुनियाद न रखता। अगर उसे मालूम पड़ता कि जमहूरियत इसे कहते हैं कि एक बड़े शहर में अक्सरियत न होने के बावजूद भी मेयर बनने के दावे किए जाते हों, अपनी हिमायत से इनकार पे लोगों को घरों से उठा लिया जाता हो, तो शायद वो जमहूरियत की बजाय नाज़ीज़म की बुनियाद रखता। अगर क्लाइथेनस को यह मालूम पड़ता कि जमहूरी मुल्क में पुलिस की वर्दी में लोग गिरफ्तार करके ले जाएं और अदालत में गिरफ्तारी से इनकारी हो जाएं, तो शायद वो जमहूरियत की बजाय सरमायादाराना निज़ाम की तरवीज करता। अगर यूनान के बादशाह को यह मालूम होता कि जमहूरियत के नाम लेवा अपने एक मुखालिफ को दबाने के लिए 10 मुखालिफीन को मिलाकर इकट्ठे हो जाएंगे, तो शायद वो जमहूरियत की बुनियाद रखने की बजाय अपनी ज़िंदगी जंगली हयात को त्याग देता। अगर जमहूरियत के खालिक को यह मालूम होता कि अपनी मंशा के तहत इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना और फिर अपनी ही मर्जी से इंतखाबात करवाने की रट लगाना जमहूरियत के बराबर गर्दाना जाएगा, तो शायद वो सेकुलरिज्म के रुझान को फ़रोग़ दे रहा होता। अगर क्लाइथेनस को यह मालूम होता कि एक दूसरे को गद्दार, मक्कार और अय्यार कहने वाले एक मौके पर इकट्ठे होकर नई पार्टी बनाकर उसे जमहूरियत का हुस्न करार देंगे, तो शायद वो जमहूरियत की बुनियाद रखने की बजाय मक्कारिज्म की बुनियाद रखता। अफसोस होता है कि मेरे एक मुल्क में कौन सा निज़ाम चल रहा है। मेरी छोड़िए, इस मुल्क के हुक्मरानों की राय मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर दिफा ने आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर क्या बात की। पार्लियामेंट के फ्लोर पे वैसे खड़े होकर बात करना आसान है, लेकिन उस गंद का हिस्सा रहते हुए क्या कराहत नहीं होती। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क की 80% आबादी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती। यहाँ अमीर के लिए कोई कानून नहीं और आम आदमी को जेल में डाल दिया जाता है। अमीर के लिए कानून में तरामीम कर दी जाती हैं। तो ये बताइए, तरामीम किसके लिए की गई? अभी जो नैब की तरामीम की गई, क्या मेरे लिए की गई? क्या आपने अपने हल्के के अवाम के लिए की? क्या आपने अपनी ताजर बरादरी के लिए की? क्या आपने मुल्क में किसी एक शख्स को कवर देने के लिए की, या फिर अपनी उस अशराफिया के लिए की जिसकी जय जयकार करते आपको दहाइयां गुजर गईं? ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा कि कंपनीज 500 अरब का टैक्स चोरी कर रही हैं। जब तक कड़वी गोली खाकर इन मसाइल का इलाज नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं होंगे। आप 30 साल मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करें, 30 साल हुक्मरानी करने के बाद भी आप दावेदार इस बात के हों कि हम मुल्क के अंदर इस्लाहात लाएंगे, तो बताइए उन 3 दहाइयों के अंदर आपने कौन सी इस्लाहात लाई?
बताइए कि कौन से सरमायाकाराना निजाम को आपने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से खत्म किया। आप आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बात करते हैं कि इन्हीं ने मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके टीवी चैनल्स पर नाम नहीं ले सकते। डाकू इस मुल्क में कौम को तालीम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट में 500 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है, चाय दरामद करने में 45 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। जिस मुल्क में हजारों अरब की चोरी हो वहां बजट कैसे पेश होगा? हमें इस टैक्स चोरी का मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। हैफ सद हैफ हम उन लोगों को मुसल्लत करते हैं। बातें बहुत अच्छी हैं, ये बातें दिल को छू लेने वाली हैं, ये बातें आपको नेल्सन मंडेला तो बना सकती हैं, ये बातों से आप ची गवेरा की याददाश्त को रोशन तो कर सकते हैं, इन बातों से आप मौजे तुंग का पैगाम तो दे सकते हैं, लेकिन ये बातें हकीकत का रूप तभी धारेंगी जब आप इस बात का इकरार करेंगे कि हमें करना चाहिए था लेकिन हमारे अपने हाथ इस गंद के अंदर मुलव्वस रहे। हमारे अपने जुब्बे दागदार हैं, हमारे माथे के ऊपर अपना लगाया हुआ कलंक है, ये किसी दूसरे का लगाया हुआ नहीं है। वज़ीर दिफा साहब, आप मोहतरम हैं, आप उम्र के लिहाज से भी मोहतरम हैं, आपने सियासत में जितना अरसा गुजार दिया आप उस लिहाज से भी मोहतरम हैं, लेकिन अपनी पार्टी के इर्द गिर्द नजर तो दौड़ाइए। आपके हुक्मरां, आपकी पार्टी के रूहे रवां पाकिस्तान के अंदर किस तरीके का तर्ज सियासत मुतारिफ करवा के गए। अगर अभी भी उसी तरीके का तर्ज सियासत पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, ना तो आप उससे इनकारी हैं, ना ही आप उससे हामी हैं। आप न्यूट्रल रह के जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो रहिए। पाकिस्तान में बहुत से न्यूट्रल हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मईशत भी न्यूट्रल ही चल रही है, लेकिन आप मईशत को भी न्यूट्रल तर्ज पे चलाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह पे पहुंच चुके हैं और मूडीज़ इस बात का इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान को अगर IMF की तरफ से इमदाद ना मिली और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद कम होते रहे और पाकिस्तान अपनी टैक्स रिफॉर्म्स ना कर पाया तो पाकिस्तान दीवालिया हो जाएगा। तो सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान के अंदर इस मुआशी नहज तक पहुंचाया है तो किसने पहुंचाया? नए माली साल के बजट के हवाले से बात करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि मुश्किल मुआशी हालात में से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। इसहाक डार साहब ने बजट में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की है। वज़ीर दिफा का कहना था कि कौन सा इदारा है जिसको जंग या दीमक नहीं लगी हुई। हमारे बजट की कुल आमदन से ज्यादा तो हम सूद पर हैं। हमारी 2 वजारतें 1000 अरब रुपए खसारा कर रही हैं। 190 मिलियन रुपए की चोरी में एक रियल एस्टेट मालिक का नाम टीवी पर नहीं लिया जा सकता। तंबाकू की 2 बड़ी कंपनीज 240 अरब रुपए टैक्स चोरी कर रही हैं। तंबाकू वाली इन 2 कंपनीज के नुमाइंदे इसी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। आप बात ये करते हैं कि एक रियल एस्टेट वाले का नाम टीवी के ऊपर नहीं लिया जा सकता, तो आप ये बताइए कि 2 टबैको कंपनीज के जो नुमाइंदे इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, क्या आप उनका नाम लेने की जसारत करेंगे? आपने तो उनका नाम भी नहीं लिया, आपने तो उनके ऊपर भी पर्दा डाला, आपने तो उनको भी कुशन दिया है। आप आज कहते हैं कि मोबाइल में 65 अरब रुपए की चोरी है, GST वगैरह 2800 अरब रुपए की चोरी की जाती है, यौन में 250 अरब रुपए की चोरी है, यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा हो रहा है। गुर्बत खत्म करने के नाम पे आने वाले वो लोग हैं जो खुद पहले अरबों रुपए बनाते हैं। यूनिवर्सिटीज का तबका है जिनके वाइस चांसलर्स करप्शन करके अरबपति बन गए। आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं, आप ही की पार्टी के वजीर आजम हैं, आप ही ने ये मलगूबा हमारे सर पे मुसल्लत किया और ये चरबा हमारे सर पे मुसल्लत करने के बाद कहा कि हम पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम उठाएंगे। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के नाम भी मालूम हैं जिन्होंने अरबों रुपया कमाया है, आपको टोबैको कंपनीज के नुमाइंदगान के नाम भी मालूम हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, आपको यह भी मालूम है कि यौन में किस तरीके से करप्शन होती है और किस तरीके से उसका टैक्स चोरी किया जाता है, आपको यह भी मालूम है कि नॉन टैक्स आमदन में किस तरीके से टैक्स को चोरी किया जाता है, तो आप इकदामात क्यों नहीं उठाते? ये आप इल्जामात तो लगा देते हैं, ये पैगाम आप किसको दे रहे हैं? क्या एक SHO को पैगाम दिया जा रहा है? क्या किसी एक कमिश्नर को पैगाम दिया जा रहा है? क्या आप डिप्टी कमिश्नर को पैगाम दे रहे हैं? क्या आप एक MPA को पैगाम दे रहे हैं? क्या आप एक वजीर आला को पैगाम दे रहे हैं? या आप अवाम को पैगाम दे रहे हैं कि हम तो बैठे हैं, हमसे तो इक़दामात नहीं हो पा रहे, हम सब कुछ देखकर अपनी ज़बानें बंद किए बैठे हैं, तुमसे जो इक़दामात होते हैं तुम वो इक़दामात उठा लो। आज वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि अदलिया इस सारे जुर्म के निज़ाम में मुलव्वस है।
अदलिया में टैक्स के 1300 अरब रुपए के मुकदमात पर हुक्म इम्तनाई पड़े हैं। यहां आम आदमी को जेलों में डाल दिया जाता है और आम आदमी 2000 रुपए जुर्माना अदा न करने पर बरसों जेल में पड़ा रहता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि एक चीफ जस्टिस की जितनी तनख्वाह है उसका चौथाई ही हमें लेने दिया जाए। यह अदलिया 3 वज़राए आज़म खा गई, डकार भी नहीं मारे। आज भी हमारे सर पे बादल मंडला रहे हैं कि IMF कर्ज देगा भी या नहीं। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और एलीट ने इस मुल्क का मुआशी निज़ाम मुंजमद कर दिया। पंजाब के वज़ीर आला अरबों रुपए लेकर लंदन चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ एक तबके तो तनख्वाह का 90% पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट के बाद 4 मुलाजमतें मिलती हैं। अदलिया है तो उसने मुल्क को मफलूज कर दिया है। जब निज़ाम ऐसा होता है तो फिर साल 2018 में एक शख्स लाया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में 9 मई होता है। कभी 75 साल तारीख में रियासत को चैलेंज नहीं किया गया, मगर एक शख्स को इक़्तिदार क्या छिन गया कि उसने रियासत को यरगमाल बनाया। वज़ीर दिफा ने कहा कि यहाँ सफ़ेद हाथी इदारे खून चूस रहे हैं। यहाँ इदारे निजी करने का सोचें तो डर लगता है कि नैब ना पकड़ ले। इस वक्त 4000 अरब रुपए बिजली का सर्कुलर डेट है। बिजली चोरी बड़े बड़े शहरों में हो रही है। एक एक घर में बिजली के निचले स्लैब का फायदा उठाने के लिए 3 मीटर्स लगाए गए। यहाँ 2 करोड़ रुपए का दुल्हन का जोड़ा दिया जाता है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ने मजीद भी कहा कि यहाँ अरबों की बिजली चोरी हो रही है, हमारा निज़ाम कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ हर चीज़ पे एलीट ने कब्जा कर रखा है। इन टैक्स चोरों को फ़ायदा देने के लिए यहाँ से 1.5 साल लचक देने का कानून बनाया गया। अब वहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एलीट असल में है कौन? आप क्या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या आपकी परचून की दुकान है, या एक कारोबार के लिए आपने एक छोटी सी कपड़े की दुकान बना रखी थी और वहाँ से आपको नुमाइंदा मुंतखब किया गया और आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे जा बैठे? क्या ये एलीट नहीं है जो सेनेट के अंदर बैठी हुई है? क्या ये एलीट नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई? क्या ये एलीट नहीं है जो हमारे ऊपर हक के हुक्मरानी को जताते हैं, अरबों रुपए का कारोबार रखते हैं और बाहर जाके दूसरे सरमायाकारों को कहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें, लेकिन अपने बच्चे ही बैरून मुल्क में सरमायाकारी कर रहे होते हैं? आप बात करते हैं पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत की। नैब ने सरबराह कौमी एहतसाब ब्यूरो की तस्दीक शुदा रिपोर्ट अदालत में पेश की। एहतसाब अदालत ने नैब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो से तस्दीक का हुक्म दिया। नैब रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात के ठोस शवाहिद नहीं मिले। कौन कह रहा है? नैब कह रहा है। जिसके ऊपर इल्जामात हैं उसका वकील नहीं कह रहा, नैब खुद कह रहा है, जिसने सालों केसेस चलाए, शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की, मुख्तलिफ पेशियां हुई, उन मुख्तलिफ पेशियों के ऊपर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, प्रोसिक्यूशन के ऊपर पैसा खर्च हुआ। वो नैब आज ये बात कर रहा है कि ठोस शवाहिद नहीं मिले। नैब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में शहबाज शरीफ समेत दीगर को बेगुनाह करार दिया गया। अदालत ने शरीक मुल्ज़िमान हारून यूसुफ, सैयद ताहिर नकवी और सलमान शहबाज को तलब करने या ना करने पर फैसला महफूज कर लिया और तीनों मुल्ज़िमान तफ्तीशी रिपोर्ट में बेगुनाह करार पाने पर जमानत की दरखास्त वापस ले चुके हैं। दौरान समाअत वकील जो अमजद परवेज थे, उनका कहना था कि नैब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में मुल्ज़िमान के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। अब वकील बोल रहे हैं, वो कहते हैं शवाहिद नाकाफ़ी हुए तो इन मुल्ज़िमान को बरी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर के वकील अमजद परवेज़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। एहतसाब अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी। अब ये कोई काउंसलर नहीं है जिनके बारे में यह मुकदमा है, ये कोई MPA भी नहीं है, ये कोई सेनेटर भी नहीं है, ये कोई वज़ीर भी नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनके बारे में नैब ये बात करता है कि इनके खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। और बकौल वज़ीर आज़म वो खुद ये समझते हैं कि नैब एक अकूबत खाना है जिसके अंदर खुदा किसी दुश्मन को भी ना रखे। अब आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म हो और आप मुल्क की उमूर चला रहे हैं, आपको ये भी मालूम हो कि आपके ऊपर केसेस गलत हैं, आप उस केसेस में बेगुनाह करार दे दिए जाए, आपके मुखालिफिन के ऊपर भी केसेस हों, तो आप उसके लिए कोई फरमान अपने मुंह से जारी ना करें और आप प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी सवाल ना उठाएं। आप उनसे बाज़पुरस भी ना करना चाहें कि आपने साल हर साल मुझ पे केसेस चलाए, अगर मैं बेगुनाह था तो मेरी उस अखलाकी अकदार जिसकी गिरावट हुई उसकी बुलंदी के लिए आप इकदाम क्या करेंगे, उसकी पासदारी के लिए आप क्या करेंगे? आप यही निज़ाम पाकिस्तान में चलने देना चाहते हैं। माजी में अगर आप इसके शिकार थे तो अब आप इसके बेनिफिशरी हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान चलता रहा। अगर आज ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बात करते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आनी चाहिए, लेकिन सरमायाकारी आती है तो यहाँ पे लूट खसूट का बाजार भी गर्म होता है, तो मुस्तकबिल में जाके ये खुद बेनिफिशरी होंगे।
या माजी में ये खुद बेनिफिशरी थे तो नहीं बोल रहे थे, अब बेनिफिशरी नहीं है कोई और है तो इसलिए बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान का निज़ाम है। आप ये देखिए कि तुर्की में जाके हमारे वज़ीर आज़म ये बताते रहे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कीजिए, हमारी हुकूमत है, सरमायाकारी को फ़रोग़ दिलाएंगे। हम पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का दुनिया को पैगाम देते रहे, लेकिन सवाल ये कि यहाँ पहले से मौजूद सरमायाकारी की सूरत हाल क्या है। शेल पेट्रोलियम कंपनी ने पाकिस्तान में कंपनी के तमाम शेयर्स फ़रोख्त करने का ऐलान कर दिया। शेल का कहना है कि वो शेल पाकिस्तान के 77.42% हिस्सेस फ़रोख्त कर देगी और कंपनी का इंतज़ाम ख़रीदार के हवाले कर दिया जाएगा। शेल पेट्रोलियम कंपनी को 2022 में डॉलर की कदर में इजाफे और पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी के बायस भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बरतानवी कंपनी को वाजबात की वसूली में भी मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कंपनी ने यह फैसला किया है कि उसके जो शेयर्स हैं वो फरोख्त कर दिए जाएं। शेल के तर्जुमान के मुताबिक शेयर्स की फरोख्त में ग्रुप के दीगर कारोबार भी शामिल हैं, जिनमें पाक अरब पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड पेप्को के 26% मालिकाना हुकूक भी शामिल है। शेल पेट्रोलियम कंपनी ने जारी बयान में कहा है कि इदारा पाकिस्तान में अपने तमाम शेयर्स फरोख्त कर रहा है, जिसकी मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में दी जा चुकी है और इस फरोख्त से पाकिस्तान में जारी शेल के ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जारी रहेंगे। लेकिन जब नए लोग खरीद लेंगे तो नए लोग क्या उसी रेट पे खरीदेंगे? जब उनको ये लगेगा कि ये कंपनी जो 75 साल से पाकिस्तान के अंदर कारोबार कर रही थी, अब आके ये पाकिस्तान से जब इसका कारोबार भी वसी हो चुका है, जब इसके शेयर्स की तादाद भी बढ़ चुकी है, जब इनकी मालियत में भी इजाफा हो चुका है, तो अगर ये खसारे में नहीं है तो बेच क्यों रहे? खरीदार तो इस पे सोचेगा, और अगर कोई खरीदार खरीदेगा तो फिर वो किस तरीके से कंपनी चलाएगा? आप मुल्क के अंदर मौजूद सरमायाकारी को महफूज नहीं रख सकते तो आप बैरून मुल्क से सरमायाकारों को किस तरीके से पाकिस्तान में राग़िब करेंगे? पाकिस्तान में सरमायाकारी करवानी है तो उसके लिए पहले उसूल वज़ा कीजिए, अपनी ज़ात के अंदर से ये परागंदा सियासत को बाहर रखिए। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के ऊपर यकीन ना रखिए, बल्कि अमली इक़दामात के ऊपर यकीन रखिए। तो फिर ये आपको दुश्मनों को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिन्हें आपने खुद साख्ता दुश्मन बना लिया। फिर ये लोगों को गायब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर लोगों को अपने हक में राम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर एक नई पार्टी बनने पर सुख के चैन की बांसुरी भी नहीं बजाई जाएगी। फिर अगर कोई होगा तो अपने इक़दामात की बदौलत होगा, अपनी गुड गवर्नेंस की बदौलत होगा, अपनी नेक नामी की बदौलत होगा। बसूरत दीगर बदनामी जिन लोगों ने कमा रखी है उनका नाम भी ताब्द जारी रहेगा, तो आपका भी जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।